इसमें तो बेटे हम बताते हैं तो उससे पहले हम जानेंगे तभी तो बताएंगे, नहीं पता वो तो हम आपको बताएंगे नहीं वो चीज। चलिए देखिए रशियन रेवोल्यूशन, देखिए आप लोगों को याद होगा कि सिविल वॉर, बेटा पांव ऊपर करके पालथी मार के बैठ जा, मजा आ जाएगा, गद्दा दिया है तेरे को। और अपनी बुक्स दीदी से मांग ले, कुछ लेके आई है? अच्छा दूसरा आएगा लेके। सिविल वॉर क्या हुआ, जो बोल्शेविक लोग थे, हाँ बेटा बता रहे हो, 40 है, 40 पेज में। बोल्शेविक पार्टी जो थी उसका हेड बताओ कौन था? मानसू रुक जाना, और बच्चे सब बताएंगे। वैसे मानसू से पूछूंगा मैं, तो तू बता ही दे फिर। अब तो आराम से इसको हटा के आना हो थोड़ा, आप आए ना तो फिर मैंने थोड़ा सिस्टम बढ़ा दिया। अभी इससे पूछे, इससे पता। यहीं बैठ जाइए, बैग हटा दे बेटा, भैया बैठ जाएगा। लाडो भाई के में बैठने दो। तो बताइए बोल्शेविक पार्टी का हेड कौन था? आशीष तुम बताओ बेटे। अरे लेनिन था, भूल कैसे गए आप लोग? लेनिन आया था ना, बोल्शेविक पार्टी उसने बनाई थी, बोल्शेविक ग्रुप बनाया था, उसे बोल्शेविक पार्टी बना दिया। और उसने कहा जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो काम चलाऊ सरकार है, उसको हटा के अब सत्ता हम लोग को अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बोल्शेविक पार्टी के लोग भी नहीं मानते थे, इससे बहुत बड़ा बवाल हुआ, सिविल वॉर डिक्लेयर हो गया, गृह युद्ध। आप लोग को बताया था मैंने, रेड्स, ग्रीन्स और व्हाइट्स। रेड बोल्शेविक थे शायद, शायद नहीं बेटे, सब कंफर्म होना चाहिए। देखिए दिख रहा है आपको, ये जो रेड है, रेड हो गया बोल्शेविक। 1918 से 1919 में जो ग्रीन्स थे वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, और व्हाइट्स थे प्रो जारिस्ट। 3 ग्रुप हो गया अब यहाँ पे। जो बोल्शेविक वाले थे वो रसिया में जगहों के लिए लड़ाई कर रहे थे कि हमें रसिया के अधिकतर से अधिकतर जगहों पे जीत हासिल करनी है। जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी का मतलब ये हो गया जो समाजवादी क्रांतिकारी थे, जो चाहते थे कि किसानों को वो जमीन पे कब्जा मिल सके, सारे लैंडलॉर्ड से जमीनों को छीन करके किसानों में बांटा जा सके, ठीक है। और एक प्रो जारिस्ट वो थे, प्रो मतलब कि समर्थक, जार के समर्थक, ठीक है ना। प्रो जारिस्ट वो हो गए जो चाहते थे कि भैया जिस तरह से लैंडलॉर्ड, मंत्री, संतरी जो पहले थे, सामंत थे, फ्यूडल सिस्टम था, वैसे ही रहे किसान। और वो लोग किसानों को बहुत ही निर्दयता पूर्वक या बहुत क्रुएल्टी के साथ, ब्रूटल तरीके से उनका नरसंहार कर रहे थे। मैंने बताया भी था आप लोग को। हर चीजों में किसानों का नरसंहार क्यों होता है हमेशा? नहीं, यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर किसान इसलिए थे क्योंकि किसान यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी और ये जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, इनके बिल्कुल मतलब, थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, उसको भाई थोड़ा सा बस, और थैंक यू। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब सुई गिर गया तो आवाज फिर पता चले, इस तरह से बनाना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि किसानों के जो, जैसे क्या कहते हैं, बोल्शेविक पार्टी कहती थी कि जितने भी रसिया में लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार, उनसे जमीनों को छीन करके किसानों में बांटा। और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट मतलब समाज में समानता लाने वाले, वो भी यही बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन दिक्कत, ये तो समर्थक थे, चाहते थे कि किसानों को जमीन मिले, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब ये जो जारिस्ट वाले थे, मतलब जार के समर्थक बड़े बड़े, उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो बड़े बड़े शहरों में तो उनकी नहीं चली, लेकिन जैसे ही वो रसिया के दूर दराज के गांव में, देहातों में गए, तो वहां पर इनका कोई मैंडेट ही नहीं था, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए बोल्शेविक और समाजवादी पार्टी सब। तो वहां पे जारिस्ट लोगों ने जाकर के बड़े बड़े इलाकों पे कब्जा किया और वहां पे किसानों को मारा काटा और उनसे जमीन छीन के फिर जमींदारों को दे दिया। Supporters of private property among whites took harsh step with peasants who had seized land. मैंने बताया था, जिन्होंने जमीन पे कब्जा कर लिया था, जो व्हाइट्स लोग मतलब कि जार के समर्थक, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना काटना स्टार्ट कर दिया, मोस्टली किसानों। अब मैं आपको एक चीज और छोटा सा बताता हूँ। मान लीजिए कि दंगे हो, हाँ जी, सेना होता है। मान लीजिए कि दंगे हो,
और दंगे में ऐसा हो कि जैसे सरकार ने समर्थन किया है कि यहाँ पे जितने हिंदू साधु संत हैं उनके लिए कुछ स्टेप लिया जाए, ठीक है। तो जो लोग मुसलमान के समर्थक या मुस्लिम समर्थक है वो सबसे पहले किसको काटेंगे? साधुओं को ही काटेंगे ना, पंडितों को काटेंगे, भगवान मुझे बचाए। तो समझ रहे हैं ना, तो यही बात यहाँ पे थी। लेकिन आप जैसे पंडितों को नहीं, पंडित पूजा पाठ करते हैं। हाँ नहीं, हम फिर एकदम बिल्कुल हम सब और भी छोड़ देंगे फिर तो जान बचाने के लिए। देखिए, द कोऑपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जिहादिस्ट। एक सेकेंड, एक चीज और भी है, बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। बोल्शेविक जो पार्टी थी, इसमें बोल्शेविक मतलब रेड की बात, अब रेड ग्रीन और व्हाइट दिमाग में रखना, ये आएगा पेपर, ये पक्का है। रेड व्हाइट और ग्रीन क्या था? तो जो रेड लोग थे, बोल्शेविक लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि जितने भी पहले रशियन एम्पायर में इलाके थे, रशिया के साम्राज्य में जो पहले, उस पे इन्होंने अधिकार कर लिया, और इसमें इनको जो समर्थक मिला वो नॉन रशियन नेशनलिस्ट से मिला, और दूसरा मुस्लिम जिहादिस्ट। वहां पे जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ भी बहुत लोग थे, तो ये जो बोल्शेविक थे ना, ये मुस्लिमों का विरोध नहीं करते, ठीक है, इनको जाति पाति से कोई मतलब नहीं था। तो ये लोगों ने भी बोल्शेविक को सपोर्ट किया। Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. In Kiev, in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. डिफेंड मतलब पता है ना, डिफेंडिंग सोशलिज्म मतलब कि समाजवाद के की रक्षा के नाम पे, कि समाजवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं अभी समझाऊंगा एक सेकंड। In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. क्या हुआ? रशियन कॉलोनिस्ट, रसिया ने जहां कॉलोनी बनाई थी, ठीक है, या जो लोग चाहते थे कि रसिया का साम्राज्य, सॉरी, रशियन कॉलोनिस्ट मतलब कि रूसी साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी वो होते हैं जो अपने इलाके को ज्यादा से ज्यादा विस्तृत करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। तो हुआ यहाँ पर क्या कि ये लोग जहां पर भी उपनिवेश बनाते थे, जैसे मान लो कि ब्रिटेन ने भारत में उपनिवेश बनाया, ठीक है ना, तो इसने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया ना कि ब्रिटेन ने इंडिया के लोगों को काटना ही स्टार्ट कर दिया, ये तो यहाँ से मिलकर काम करना चाहते थे। लेकिन रसिया वालों ने जिन भी इलाकों पे कॉलोनी बनाई अपनी, ठीक है ना, तो वो लोग अपने आप को पहले बोल्शेविक करते थे, बोल्शेविक पार्टी में ज्वाइन भी कर रखा था उन लोगों ने। और उन लोगों ने क्या किया, जहां भी कॉलोनी बनाई या अपने उपनिवेश बनाए, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा मारना काटना स्टार्ट करते। वो कहते थे कि आप साम्राज्यवाद के विरोध हो। जिस भी इलाके में वो अपना शासन स्थापित करते थे या नया जगह जीतते थे, वहां की जनता को मारने पीटने लगे, बहुत लोगों की हत्या की गई, वहां के जो बड़े लीडर थे, जो भी सेना के, सबका मर्डर किया गया। इससे मतलब जनता ये सोचती थी कि ये बोल्शेविक है क्या, एक तरफ तो जनता को है ना साम्राज्यवाद के नाम पे मार रही है, और वहीं एक तरफ है कि जार समर्थकों से हमारी रक्षा भी कर रही है। वो कंफ्यूज थे इस बात पे, हमसे पूछ लेते, हम समझा देते। देखिए, partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, USSR. Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalities were only partially successful. हुआ क्या कि जो रसिया की सरकार थी, मतलब कि बोल्शेविक पार्टी थी, उसने कहा कि चलो ठीक है, इसका एक समाधान निकालते हैं, आप लोगों को मैं ऑटोनॉमी देता हूं। ऑटोनॉमी का मतलब है कि अपना खुद सेल्फ गवर्नेंस की बात, ठीक है, आप खुद अपना शासन कर सकते हैं। लोकल लेवल पे लोकल गवर्नेंस जो होगी, मतलब क्षेत्रीय जो शासन होगा, मान लो एक जिले का हो गया, कुछ गांवों का हो गया, या छोटे मोटे राज्य का हिस्सा, तो आप लोग अपना कर लो, हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर मामले, ठीक है, एक तो ये हो गया। लेकिन फिर ये तो अधिकार दे दिया, लेकिन बोल्शेविक इस बात पे अड़े रहे कि आप चाहे सरकार अपने मन से चलाओ, लेकिन चलाना साम्राज्यवादी तरीके से ही है। आपको समाजवादी, बेटा सॉरी, मैं थोड़ा एक लाइन
मात्रा की गलती होगी। समाजवादी सोशलिस्ट वे में ही आपको शासन चलाना है, तो बोले कि भाई तुमने हमें ऑटोनॉमी दी, उसके बाद कहते हो कि समाजवादी तरीके से चलाना है। मतलब क्या नाटक, ये तो मैंने वही बात है कि आपने हमको अधिकार दिया और फिर करें क्या, उसी सबसे चलना है, कोई अधिकार ही नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ, जो लोग बोल्शेविक पार्टी को की बात को मांगे कि ठीक है कोई बात ना, डर गए कि हम आप ही के समाजवादी तरीके से ही चलाएंगे, सोशलिस्ट तरीके से ही शासन चलाएंगे, वो तो ठीक है। कुछ लोगों ने नहीं माना, तो नहीं मानोगे तो क्या करोगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वहां पर क्या सिचुएशन बनाएगी उनके लिए कि नोमैडिम्स, या मतलब कि बंजारे की तरफ, ठीक है ना, बंजारे की तरह चलते थे। मतलब कहीं किसी इलाके पे कब्जा कर लिया, फिर देखा कि दिक्कत है तो फिर वहां से कहीं और चले गए। इस तरह से बंजारों की तरह घूम घूम के अपना छोटे मोटे कबीलों की तरह शासन करते। देखिए, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, कल हिटलरवा लेंगे हम लोग नाश्ते में, कल हिटलर खाएंगे। आपको खाना है? कौन सा डे है? आज बेटा मंगल है, इसीलिए हम लोगों ने नहीं लिया। कल बुधवार है ना, तो कल हिटलर जाएंगे हम लोग के गले के अंदर। कल क्या है? कल बुधवार है, कल खा सकते हैं हिटलर। रिपब्लिक डे है कल। बच्चे कह रहे हैं कि मैंने कुछ लोग की सर जी छुट्टी, बोले काय की छुट्टी, छुट्टी ना चल रही है यार तुम लोग की, तुम लोग जितना कष्ट में कौन है जीवन में। क्या सोचते हैं कि मौज की बात करता है मैं। देखेंगे, इसको खत्म करना, ध्यान देंगे। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग दिस सिविल वॉर, द बोल्शेविक kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. बोल्शेविक पार्टी आई तो उसने क्या किया, अब सरकार जब आ जाती है तो पहले जिस आइडियोलॉजी पे चलती है, जैसे मैं मोदी जी की बात करूंगा, मोदी जी का जो एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व का, ठीक है ना, और एज ए हिंदू सबसे पहले हम लोग के लिए हिंदुत्व ही है, उसके बाद ही दुनिया में कुछ भी है। अपना धर्म तो चाहे आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी चाहे फिलॉसफी में पढ़ा हो, इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन धर्म सबसे पहले आता है किसी भी मैंने वर्ग, चाहे यूरोप की बात करो, चाहे एशिया की, चाहे दुनिया में किसी। बिल्कुल, अगर कोई, वही तो है ना, ये विवेकानंद जी ने कहा था, बोले धर्म क्या है, बोले धर्म इंसान को उसकी पहचान देता है, समझ रहे ना, पहचान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। धर्म को फॉलो ना करता उसे क्या वर्ड, उसको गधा कहते हैं मेरी नजर में। खाना खाने वक्त भी ना स्कूल में भी ये पूछ दिया जाता है कौन सा धर्म से बिलोंग करते हो। ना भी पूछा जाए ये तो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना बेटा, धर्म जो नहीं मानता है ना, आप धर्म नहीं मानते हो, धर्म तो आपको मानता है ना, तो ठीक है आप कह दो कि अब कहीं भी जाओगे तो क्या कहोगे ना, हिंदू हो तो क्यों कहते हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं मानते हैं तो फिर बोलते हैं क्यों हो, आपका जन्म ही उसी धर्म से हुआ है, तो आप धर्म कैसे छोड़ देंगे। धर्म और जाति बेटे एक ऐसी चीज है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो वो जन्म से मिलता है। जन्म लेते समय आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किस धर्म के या किस जाति से होंगे। हाँ, आगे जाकर के आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते, ठीक है ना, लेकिन फिर वही बात है। ये अच्छी चीज तो मतलब कि, लेकिन फिर भी सोसाइटी थोड़ा ना अपनाती है। सोसाइटी क्यों अपनाएगी, हम ही खुद, कोई नहीं अपनाना चाहिए उस आदमी को, ठीक है ना। हाँ, मुल्ले हिंदू धर्म अपना ले तो ठीक है, चलो। ये बहुत डीप मुद्दा है बेटे, ये फिलॉसफी की बात है, इट्स नॉट अ साइंस, ठीक है ना, तो इसके ऊपर अभी रहने दीजिए, बाद में कभी करेंगे बात, जब कोई ऐसा चैप्टर आ जाए धर्म को लेकर के, तो उस दिन फिर देखिएगा। धर्म का तो कोई चैप्टर ही नहीं होगा, सिलेबस खत्म हो जाने दीजिए, धर्म का ही चैप्टर चलेगा फिर, है ना हमारा देश सेकुलर। इसके ऊपर अभी भैया लोग को पढ़ा रहे थे 12th क्लास को, तो ये इनको पढ़ा रहे थे, इनको पढ़ा रहे थे, 10th वाले का हौसला है, 8th क्लास, उनको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है ना, उनको पढ़ा रहा था। तो उसने पूछ दिया किसी बच्चे ने, सर जी तो ये क्या, ये सेकुलर, ये धर्मनिरपेक्ष। पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वो हुआ इस आधार पे कि वो मुस्लिमों का एक देश बनेगा। तो और भाषा भी हुई थी, तो आंध्र प्रदेश है उसकी तेलुगु भाषा, तेलुगु का जो तेलुगु बोलने वाले लोग तो सारे आंध्र प्रदेश में आ गए, एक राज्य बन गया ना। तो फिर इस तरीके से कौन सा धर्मनिरपेक्ष कर दिया इन्होंने। नहीं, वो भाषा अलग चीज है बेटा, धर्म अलग है।
भाषा तो बोलने की सारी राइट फिर भी उन्होंने ऐसे अलग किया था इस्लाम को। हुआ क्या कि अभी जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटक, नाम रख सकते हैं आप कुछ भी। आज आप बिहार का नाम अगर मान लीजिए कुछ अलग करना चाहते हैं, आप हरियाणा का नाम कुछ और करना चाहते हैं, तो देखो क्या होता है। इसके लिए पहले आपको स्टेट असेंबली में, जो राज्य की विधानसभा होती है, वहां एक कानून पास होना बहुमत, फिर वो जाएगा राज्यसभा में, और वहां पे मोहर लगने के बाद उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया, समझ रहे हैं ना। ऐसे तो बहुत सारे बदले नाम। उड़ीसा ओडिशा, चेन्नई का भी बदला है ना। हाँ पहले पांडिचेरी था, पुदुचेरी है, और मद्रास का ही बदला, मद्रास से। हाँ चलिए इस तरह बदलते रहते। पहले बॉम्बे था, मुंबई हुआ, ऐसा होते रहता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि जब आए तो पहले समाज को समाजवादी बनाने के लिए लग गए। वो जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच था, वैसा वो करना चाहते थे। इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि जितने भी किसान थे उनको जमीन परमिट किया गया, ठीक है, जमीनों को छीन करके उनको बांटा गया, जो भी किसान खेती बाड़ी करने वाले थे। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे बोल्शेविक मतलब देखिए, तो समाज के ऊपर भी तो कोई बुक होगी नहीं। समाज शास्त्र बेटे, हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे मोटी बुक उसी चीज के ऊपर है, सोशियोलॉजी होती है। समाज का सामाजिक विज्ञान कहते हैं उसको पूरा पढ़ने के लिए। अरे टाटा का है ना, टाटा एक फंडामेंटल मैंने की है इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ पे आपको बॉम्बे में, वो मैंने टॉप के विद्यार्थी जाते हैं, जो अपने आईआईटी लेवल के जो बच्चे हैं ना, जैसे कहते हैं कि हम आईआईटी निकाल लिए, तो वो कहते हैं कि भैया हमारा टाटा इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो। इस तरह का है इंस्टीट्यूट अपने इंडिया में, कोई छोटा मोटा संस्था थोड़ी है। यूपीएससी में चाहे जितने भी जाते हैं, सोशियोलॉजी वाले जाते हैं मुझे दिखता है। मैं पढ़ाते नहीं हूँ दीदी को सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र इंटरेस्टिंग है वैसे, लेकिन उसमें बहुत वो क्या है ना कि एनसीईआरटी की बुक में ना लेंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपका समझना और मेरा समझाना मतलब कि एक बार जमराज के दर्शन करके आना है ना, थोड़ा ऐसे ही। हाँ, लेकिन अगर आपका बिल्कुल इंटरेस्ट ही हो जाए कि मेरे को सोशियोलॉजी पढ़ना है, तो है हमारे पास ग्रंथ, उसमें अच्छा है लिखा हुआ, इंटरेस्टिंग है वो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो और इन लोगों ने क्या किया कि एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाया। बोल्शेविक लोगों की देन थी। कोऑपरेटिव का मतलब ये था कि एक गांव में 100 किसान है, तो 100 किसान मिल करके एक कोऑपरेटिव बना लेंगे, एक संस्था बना लेंगे। अब जिस आदमी की जितनी जमीन या जितना उसका इन्वेस्टमेंट लगा है, उसको उसी हिसाब से फायदा नुकसान मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कंझावले में जितने भी लोग हैं, सब एक साथ मिलके खेती करें, कोऑपरेटिव बना ले, तो कंझावले, बेटा मास्क लगाइए, तो कंझावले में जैसे क्या है कि किसी के पास मान लो 20 किले जमीन होंगे, किसी के पास 1 किला होगा, किसी के पास आधा किला होगा। तो जिसके पास जिस हिसाब से जमीन है, किसी के पास 10 ट्रैक्टर है, या किसी ने ट्रैक्टर लगा दिया, किसी ने पैसे लगा दिए, किसी ने शरीर से मेहनत कर दिया, तो जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट और जितनी जमीन है, उसी हिसाब से फायदा बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये कोऑपरेटिव होता है, और उसमें बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग खुद से ही सारा काम कर लेते। मास्क लगाते रहो बेटा, मास्क लगा के क्यों नहीं रखते? नीचे कर लिया फिर अब प्रोसेस आपके लिए कर रहे हैं, मास्टर ने कुछ नहीं होना, मास्टर तो एक दिन टेस्ट करके फिर बैठ जाएगा। A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy could work and set targeted for a 5-year period. On this basis, they made the 5-year plan. The government fixed all prices of promote industrial growth during the first 2 plans. वही 5-year प्लान बनाए गए। हम लोगों ने जो 5-year प्लान योजना आयोग जो पहले बनाया था, वो रसिया के मैंने धैर्य पे बनाया था, रसिया का ही देखा देखिए हम लोगों ने किया। हाँ, कौन बताता चाय दो। बस बेटे ये बस लास्ट है, इसके बाद कुछ ना चलता।
सर भी तो कह रहे हैं खोल लो उसको रहने दो। अरे इस बात पे बहुत डिस्कशन हुआ, 7,500 में एक्स्ट्रा नंबर रहा हूँ, वहाँ पे 7,500 जा रहे हैं मेरे, लेकिन चक्कर क्या है ना, वहाँ की बात अलग है। वहाँ पे 10 बच्चे हमेशा आएंगे, साल में 10 बच्चे 20 बच्चे जुड़ेंगे, यहाँ पर तो नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है टाइप। से जुड़ेंगे 2-3 बच्चे जाते हैं। वो तो जाए, वो तो नियम है, प्रकृति का नियम है कि आप खाएंगे तो बाथरूम जाएंगे। कुछ भी रुकने के लिए नहीं आया धरती पे, ठीक है ना। जब हमारे प्राणी नहीं रुक सकते तो बच्चों का क्या है, बच्चे तो आते जाते रहते हैं। देखिएगा, इवन मैं देख लूं, सब बोलने की जरूरत नहीं है। 11th में साइंस पढ़ाना शुरू कर दो तो बहुत बच्चे आएंगे। अरे मैं पागल हो जाऊंगा ना, फिर कितना टाइम कहाँ है मेरे पास। ये इश्यू है ना बेटे, फिर 8 से 9 बजे रात का टाइमिंग करना पड़ेगा। सर को भी रेस्ट चाहिए ना, रेस्ट का क्या, पैसा ना चाहिए। क्या करोगे पैसे का? मैं लगातार है ना 12-14 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ये कैपेसिटी, कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है करने में। डेली? हाँ आराम से, नो प्रॉब्लम। संडे भी? नहीं, एक दिन का रेस्ट चाहिए मेरे को, मेरे ब्रेन को, क्योंकि है ना मैं फिर मेरे को लगता है ना कि वो कोल्हू का बैल नहीं होता, पहले वो तेल की पिराई होती है, कोल्हू का बैल होता था, उस बैल को बांध देते थे और कि तू गोल गोल घूम, और बेचारा घूमता रहता था। तो आदमी है ना, बैल में अगर जन्म भी जिसका हो तो ये मानता था ना कि तेली के घर जन्म ना हो, क्योंकि तेली है ना, बैल का मतलब कि बस समझ लो पूरा पूरा उपयोग करता था, निचोड़ लेता था, जिस तरह तेल निकालता था ना उसी तरह बैल का खून निकाल लेता था वो। और साथ ही साथ उसके गले में घंटी भी बांध देते हैं ताकि वो चलता रहे तो घंटी की आवाज आती रहे। हाँ, जित घंटी की आवाज गई तो सोटे की आवाज देखिए हुआ क्या, तो यहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए 5 ईयर प्लान बनाया गया, उस पर काम किया गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाई गई, ये सब उसी दौरान हुआ। लोगों को हेल्थ फैसिलिटी दी गई, सब लोगों को रोजगार मिला, ठीक है ना। कोई अमीर गरीब की खाई भर दी गई। छोटे बच्चे या जो लेडीज लोग भी काम करती थी, जो एज अ वर्कर काम करती थी, उनके लिए वर्किंग फैसिलिटी जो थी, वर्किंग आवर भी कम किए गए, मतलब ताकि उनके अधिकारों की रक्षा भी हो सके। ये देखिए, इस उम्र में -40 डिग्री टेम्परेचर में ये लड़का है ना, पत्थर तोड़ने या पता नहीं लोहे के फैक्ट्री में काम कर रहा था उस जगह पे। आप लोग सोच भी नहीं सकते ना कि हम लोग कितने ज्यादा माने खुशनसीब हैं। तुम भी, टोपी वाली बच्ची छोटी, स्टालिन चचा, बहुत दिन बाद मिले हो, ठीक हो, चाय पियोगे? स्टालिन को देखते हैं, जिस तरह लेनिन का नाम था ना, तो स्टालिन के बारे में देखिए, स्टालिन बहुत बड़ा नाम था। घटिया या अच्छे वाले? ये आप खुद डिसाइड करेंगे, मैं अभी पढ़ के बताता हूँ। The periods of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivism of agriculture. By 1927-28, the town of Soviet Russian were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasant refused to sell their grain of government buyers at these prices. Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. लेनिन की बोल्शेविक पार्टी का लेनिन के मरने के बाद हेड स्टालिन हो। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? इसने कहा क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने से अनाज की पैदावार में कमी हुई, तो किसान बोले कि भाई जब अनाज कम पैदा होगा तो फायदा बढ़ जाएगा ना हमारा। बात समझ रहे हैं ना? स्टालिन लेनिन का बेटा था क्या? नहीं, चेहरे से तो बिल्कुल नहीं, नहीं बेटे, उसके खानदान से नहीं होता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होता है ना, इसमें ये भाई भतीजावाद नहीं चलता। ये हम लोगों की मोटे मोटे तोंदले नेताओं जी की राजनीति है क्यों। तो स्टालिन आया, उसने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की, और इमरजेंसी में क्या कहा कि सरकार ने तुमको सारी फैसिलिटी दी है, कहां से लेके लड़ के किसान तुम लोग को जमीनें दिलाए, और अब तुम ही कह रहे हो कि सरकार को सरकारी रेट पे तुम अनाज नहीं दोगे। तो फिर इसने भी सोटा उठाया। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stock in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. जो बड़े बड़े किसान थे वो ज्यादा फायदे के लिए क्या करेंगे,
अनाज का होल्डिंग करेंगे, होल्डिंग मतलब कि काला बाजारी कि ताकि स्टॉक कर देंगे तो दाम बढ़ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, छापे पड़वाए, ठीक है, अनाज जब्त किया गया और आपको पता है गिलोटिन। स्टालिन वो है, देखिए इन 1922 पार्टी मेंबर्स toured the grain producing areas supervising enforced grain collection and raiding कुलाज जिसको कहते हैं, the name from well to do pigeons। ये आएगा पेपर में, याद रखिएगा। ये जो कुलाज है KULAKS, कुलाकाज है, ये क्या है यार, ये वाला कुलाक्स कहते थे जो भी। ये वो किसान थे रसिया के जो बहुत ज्यादा धनाढ्य थे, बड़े बड़े मतलब जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे, है ना, उसको कहा जाता था। It was argued that grain shortage were partly due to the small size of holding. After 1917, land had been given over to pigeons. The small sized pigeons farm could not be modernized to develop modern farms and run them along industrial lines with machinery. It was necessary to eliminate kulaks, take away land from pigeons and stabilize state controlled large farms. बदल गया मगरमच्छ। हुआ क्या, पहले तो ये कहा गया कि चलो भाई सब किसानों को बराबर का अधिकार मिलेगा, सबको हम जमीन बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हुई, अब सबको आप जमीन बांटोगे तो हर आदमी को थोड़ी थोड़ी जमीन मिलेगी। अब थोड़ी जमीन का मिलने का मतलब लैंड होल्डिंग मतलब जोत का आकार छोटा हो गया, हिंदी में जोत करते हैं, ठीक है ना। अब आकार छोटा हो गया तो उस पर कोई भी तरह का ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं होता था। किसी आदमी के पास 100 एकड़ जमीन है, पूरी मशीन लगाई, बेहतरीन तरीके से खेती किया, वो बात होती है ना। ये अनाज की मंडियों में जो अनाज आता है ना, छोटे मोटे किसानों से नहीं आता, जो बड़े बड़े किसान हैं उनका। हमारी एक बहन है जिनका रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मैरिज हुआ है, ठीक है ना, ताऊ जी की लड़की है भाई। वहां नोखा एक जगह है बिहार में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। रोहतास मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जहां से शेरशाह सूरी था, अकबर से लड़ाई हुई थी, अब पता हुआ तो। इतना चावल होता है ना भाई वहां पर, एक एक किसान जिसके पास मैंने 20 बीघे भी जमीन, 20 बीघा जमीन बहुत ज्यादा नहीं होता, वो किसान है ना दिल्ली तक ट्रेड कर देता है, अनाज भेज देता है, इतने चावल होता है, समझ रहे हैं ना। तो वो कैसे होगा, जो बड़ा किसान होगा वो वही कर सकता है ना, छोटे मोटे किसान क्या बेचेंगे। अब जिनके पास 2 बीघे जमीन है वो कौन सा चावल ब्रिटेन में सप्लाई करेंगे, वही बात है। तो इन्होंने क्या किया कि जितने एक तो 1 बीघा बेटे यहाँ का मतलब कि 1 किला है ना, हम लोग के 5.5 या 5 बीघे के बराबर होता है। 5 कम नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ का बीघा छोटा होता है, दिल्ली का बीघा छोटा होगा, हम लोग की तरफ बीघा थोड़ा बड़ा होता है। अगर वो 5 बीघे मिलाते हैं तो बड़ा साइज हो जाएगा थोड़ा, तो मतलब कि 4 या 4.5 बीघे के बराबर। मैं आपको बताता हूँ, 150 गज समझते हैं, 150 गज 1 कट्ठे के बराबर होता है, 100 गज नहीं, 150 गज के, 150 गज 1 कट्ठे के बराबर होता है। और 1 बीघा हम लोग का 20 कट्ठों में बटा होता है। सोचे तो 1 किलो बहुत बड़ा हो जाए। हाँ, तो मैंने बीघे हम लोग के बड़े होते हैं ना, इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ज्यादा ही 4 बीघा बोल दिया, 3 बीघे के करीब में 1 किला होगा। 2100 गज होता है ना शायद 1 किला, 2100 गज होता है 1 किला। ना ना बहुत हो गया, 2100 गज से ज्यादा होता होगा ना, 48 होता है। 4800। अच्छा सर हमारे सामने 2 प्लॉट है 1800 गज के, उनको बराबर मिला के 1 किला बोलते हैं, उतना 16 तो कितना हो गया फिर 3600। हाँ वो दोनों भाई है ना, वो बोलते 1 किला है बराबर, अच्छा दोनों मिला के। सोचो अगर आपने कट्ठे कट्ठे के हिसाब तो बताइए, हाँ हाँ हाँ, तो 12,000 गज बैठेगा। जैसा भी बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 150 गज का 1 कट्ठा होता है हम लोग की तरफ, ठीक है ना, 150 गज का 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठे मिलके 1 बीघा होता है, तो उसी हिसाब से 3000, हाँ जितना भी 9,000। ये चैप्टर खत्म रे, किले दिलाओगे मेरे को, है नहीं किल, फालतू बात है। आप मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट कर देना 2 किलो। हाँ बेटे, पापा से कह देना मेरे नाम करने के लिए पहले। आप भी कर देना।
हो ही गया। तो इन्होंने क्या किया, ये हटा देते हैं। आ जाओ बे, अच्छा कर दिया मसला है। अच्छा आ जाओ, बैठो बेटे, कुर्सी सही से करो, बैग हटाओ उस पर से। छुट्टियां ना होना, और इतना 2 मिनट बाद खड़े हो जाओ। अब कर रहा हूँ। नहीं होगा आज भी चैप्टर। तो स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने क्या किया कि जितने भी छोटे छोटे होल्डिंग्स थे उनको ले करके एक गवर्नमेंट फार्म बनाया गया, स्टेट ऑन्ड फार्म, मतलब जिसपे सरकार मालिक होती थी। 200-300 एकड़ का फार्म, उस पे सरकार मशीनरी लगाती थी, उस हिसाब से खेती होती थी और सारा फायदा किस मैंने कि सरकार को होता था। इस हिसाब से कर दिया। इससे क्या हुआ कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि रसिया फिर से पूरे वर्ल्ड में ग्रेन का, और विशेष तौर पे यूरोप में ग्रेन का सबसे बड़ा क्या कहते हैं सप्लायर हो गया, अनाजों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। इससे डेवलपमेंट भी हुआ, बहुत लोगों को रोजगार भी मिला। चलो, तो जैसे सरकार लेती थी तो इनको कुछ मुआवजा वगैरह मिलता था? मुआवजा मतलब इस तरह से था कि जो लोग जिनकी जमीनें ली गई है, ठीक है, उनको माने फ्री हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी ही, एजुकेशन जो था मिलता ही था, उन खेतों पे काम एज अ लेबर भी करते थे वो, है ना, तो इस हिसाब से उनका बंधा हुआ था। स्टालिन ने कुछ लोगों को अपने पर्सनल फार्म बना के रखना भी अलाउ किया कि आप पर्सनल फार्म में कर सकते हो, लेकिन इससे कोई सिंपैथी नहीं होती थी उनकी, ठीक है ना। पूरे के पूरे रसिया की जमीन को गवर्नमेंट फार्म नहीं बनाएगी। डिपोर्टेड, फोर्सबली रिमूव फ्रॉम वंस ऑन कंट्री। डिपोर्टेड मतलब किसी को कंट्री से देश निकाला, और एक्साइल्ड मतलब होता है कि फोर्स टू लीव अवे फ्रॉम वंस ऑन कंट्री। 2 वर्ड याद रखिएगा, ये जो छोटे छोटे वर्ड आपको दिखते हैं ना एनसीईआरटी का, ये आपका है ना भविष्य है। डिपोर्टेड का मतलब होता है कि किसी को देश से निकाल दीजिए, और एक्स जबरदस्ती, और एक्साइल का मतलब है कि कोई अंदर आना चाहे देश में तो उसको आने मत दो, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गया। उसमें ऐसा भी तो होता है कि जाने ही मत दो। हाँ, वो भी होता है। हमारे देश में ऐसा कुछ है, सब है बेटे, जाने ही मत दो। हाँ अच्छा, क्यों नहीं, बिल्कुल। ऐसी लुकआउट नोटिस जारी हो जाता है, धड़के सीधे थाने में। मतलब मैंने बेटा कुछ क्राइम करेंगे तो अरेस्ट करेंगे ना, फिर क्राइम नहीं, बिना विदाउट क्राइम जैसा कुछ है। विदाउट क्राइम क्यों करेंगे, हमने पूरा अलाउ है, आप कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में। मतलब देश छोड़ के बिल्कुल वहां पे जाकर पाकिस्तान में नहीं। बजरंगी भाईजान बन जाइए। जाना है। तो दोनों देशों से वो परमिशन लेनी होती है। मैं परमिशन मतलब ये है ना कि आपको पासपोर्ट भारत सरकार जारी करेगी, अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपको पासपोर्ट दे देगा, उसके बाद आप जहां जमन करे जाइए। मतलब जैसे हमको मतलब कहीं जाना है, पासपोर्ट भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उस देश से भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट, मुझे दीजिए। मुझे इसी सब चीज में ज्यादा मजा आता है जो आप लोग पूछते हैं, हम भी इसे पकते हैं।